वेलकम स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय सादुल शहर के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी के द्वितीय प्रश्न पत्र में नाटक के तत्वों की चर्चा करने जा रहे हैं। नाटक के तत्वों को मैं 2 वीडियो में आपको समझाऊंगी। पहला भारतीय तत्व और दूसरा पाश्चात्य तत्व। तो सबसे पहले हम नाटक के तत्वों की बात करते हैं। तो नाट्य का संबंध अभिनय से है। नाटक का अनुशीलन करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि नाटक अनुकरण तत्व प्रधान होता है। नाटक में अनुकरण का प्रत्यक्ष संबंध अभिनय से होता है। नाटक का अस्तित्व वाणी पर आधारित होता है। इसीलिए हिंदी के नाट्यशास्त्र में, भारतीय नाट्यशास्त्र में कथोपकथन को विशेष महत्व दिया गया है और इसको नाटकीयता का संरक्षण करने वाला तत्व माना गया है। तो ये नाटक का पहला तत्व है कथोपकथन। तो पहले हम संवाद या कथोपकथन के विषय में जानते हैं। नाटक वह विधा है जिसमें नाटककार के पास भाव विचार प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रत्यक्ष माध्यम नहीं होता। वह किसी भी स्थल पर यह नहीं कह सकता कि मैं सोचती हूँ या मेरे विचार से ऐसा होना चाहिए, कुछ भी नहीं कह सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि वो सीधे सीधे दर्शकों से बातचीत नहीं कर सकता। अपनी किसी भी विचारपूर्ण अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए उसके पास जो माध्यम है वो पात्रों के द्वारा कथोपकथन के माध्यम से ही वह अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाता है। स्वयं दर्शकों के समीप उपस्थित नहीं रहता, अपितु पाठकों के माध्यम से अपने अभिप्रेत को व्यंजित कर देता है, क्योंकि स्वयं प्रस्तुति में वह कुछ भी नहीं कह पाता। पात्रों के वार्तालाप के माध्यम से वह भाषा में गतिशीलता का संचार करता है। उसके संवाद लेखक के विचारों को ध्वनित करते हैं, वहीं पात्रों के चरित्रगत विशेषताओं को भी उद्घाटित करते हैं। अभिनव गुप्त ने नाट्यशास्त्र में संवाद की परिभाषा इस प्रकार दी है: प्रसंग, आवश्यकता तथा पद के अनुरूप भाषा में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत को संवाद कहते हैं। नाटक में कभी कभी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रत्यक्ष नहीं होते। प्रलाप, नेपथ्य तथा ध्वनि के विविध प्रकारों से तथा कोलाहल आदि का प्रयोग करके भी एक नाटकीय संवाद उपस्थित किया जाता है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के 17वें अध्याय में नाटक के कथोपकथन की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। सीताराम चतुर्वेदी ने स्वाभाविक रूप से नाटक के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। संवाद में स्वाभाविक रूप से ये 5 सिद्धांत होते हैं। एक तो दो तरह के प्रकार के संवाद होते हैं। एक तो पात्र की प्रकृति के और दूसरा संवाद महत्व का, उतना ही जितना कि कला का विकास हो व नाटक के चरित्रों का विकास हो। अब भाषा लोक के आधार पर ही होनी चाहिए। संवादों में प्रत्युत्तर की प्रकृति सुंदर हो, जिसमें नाटक में सजीवता आ जाए, अर्थात विभिन्न पात्रों के वक्तव्य की मात्रा आ जाए। संवादों का परिमाण इतना ही हो जितना अनिवार्य हो।
अर्थात संवाद छोटे छोटे होने चाहिए। नाटक में संवाद योजना में नाटककार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संवाद केवल 2-3 व्यक्तियों के बीच में ही ना हो, अपितु कुछ बाद में और कुछ नयों का प्रवेश होना चाहिए और कुछ पुराने पात्रों का गमन भी होते रहना चाहिए, जिसके कारण नाटक में नीरसता नहीं आती अपितु सरसता बनी रहती है। नाटक में 3 प्रकार के संवाद होते हैं। पहला, स्वगत कथन। जो पात्र अपने मन में विचार करता है और अपने से ही कहता है उसे स्वगत कथन कहते हैं। दूसरा, कथा को गति प्रदान करने वाले कथन। जो पात्र परस्पर वार्तालाप के माध्यम से कथा को निरंतर गति प्रदान करते हैं। तीसरा, सूचक। नाटक में आने वाली घटनाओं अथवा किसी रहस्य के उद्घाटन के लिए कहे जाते हैं। ऐसे कथोपकथन नेपथ्य, विष्कंभक या विदूषक, आकाशवाणी, सूत्रधार के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त नाटक में 3 प्रकार के संवाद और होते हैं। पहला, श्रव्याश्रव्य। जो बात प्रकट न की जाए सर्वश्राव्य कही जाती है। अश्राव्य। जो स्वतः रूप से कहा जाता है वो अश्राव्य कहा जाता है। जो बात किसी निश्चित व्यक्ति से कही जाए वो नियत श्राव्य कही जाती है, क्योंकि कुछ बातें कुछ व्यक्तियों के सुनने योग्य होती हैं। अब हम अगला है भाषा की चर्चा करेंगे। भाषा नाटक में दूसरी महत्वपूर्ण तत्व है और नाटक के कथोपकथन की स्थिति अनिवार्य है और कथोपकथन का मुख्य माध्यम भाषा ही है। इसके आधार पर किसी भी मूल संकेतों की स्थिति इसके बिना अत्यंत गौण है। उनके आधार पर किसी भी नाटक की रचना संभव नहीं। अतः नाटककार के लिए अभिव्यक्ति के समस्त सामान्य उपकरणों में से भाषा ही सबसे सजीव माध्यम है। नाटक में प्रयोग की जाने वाली भाषा में के स्वरूप में ये विचार है कि नाटक की घोषणा सामान्य जनता के समग्र अभिव्यक्ति के लिए की जाती है। इसकी विवेचना की भाषा को बोधगम्य होना चाहिए। प्रायः समस्त संस्कृत आचार्यों ने नाटक की भाषा की बोधगम्यता का समर्थन किया है। भरत मुनि ने नाटक की भाषा के लिए लिखा है कि वह नाटक दर्शक के समक्ष अभिनय के लिए बनाया जाना चाहिए, जिसमें शब्दों में लालित्य हो, जिसके शब्द गूढ़ार्थ और क्लिष्ट कथनों से रहित हों, जो सामान्य जनता द्वारा सरलतापूर्वक ग्राह्य हों, बोधगम्य हों, जिसका अभिनय नृत्य के आधार पर भी किया जा सके, जो विभिन्न पात्रों द्वारा रस परिपाक किया जा सके, जो संधि संधान युक्त हैं। सीताराम चतुर्वेदी भी नाटक की भाषा की सरलता और लोकबोधकता आदि का प्रतिपादन करते हैं। उनके अनुसार संवाद, पात्रानुकूल भाषा, चरित्रों विकास प्रदान करने वाली भाषा बोधगम्य होनी चाहिए। उत्तर प्रत्युत्तर संपन्न भाषा में पूर्ण क्षमता होनी चाहिए कि वो उत्तर और प्रत्युत्तर कर सके। उन्होंने भाषा की सरलता पर जोर देते हुए कहा कि शब्द गूढ़ार्थ नहीं होने चाहिए, शिष्ट भाषा का प्रयोग अवश्य होना चाहिए, परिमाण युक्त भाषा होनी चाहिए, साहित्यिकता का स्तर परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए, भाषा के स्तर के साथ साथ शील की व्यंजना भी होनी चाहिए, घटना की स्पष्ट झलक को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य उसमें होनी चाहिए। भाषा की स्वाभाविकता ये कदापि नहीं है कि नाटककार विभिन्न भाषा, उपभाषा, बोलियों आदि का तद्देशीय प्रयोग करने लगे। नाटक में आद्यंत एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए, जिससे कि दर्शकों की रसानुभूति में व्यवधान उपस्थित ना हो। विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। इसका अभिप्राय है कि भाषा क्षेत्र व प्रसंग सापेक्ष होनी चाहिए। आधुनिक नाट्य रचनाओं की सामान्य विशेषता है कि उसमें भाषा मनोवेगों के उद्देश्य में भी प्रेरित विचारों का संकेत प्रदान किया जाता है। अब हम तीसरी बात करेंगे नाटक के पात्रों की।
तो नाटक के पात्रों को जो नाटक के प्रमुख तत्वों में तीसरा तत्व जो है भारतीय तत्वों में नाटक के पात्र आता है। नाटक की कथावस्तु को आगे बढ़ाने में कथोपकथन के संवाहक पात्र ही होते हैं। भरत मुनि ने नाटक के पात्रों की 3 श्रेणियां निर्धारित की हैं: उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम प्रकृति के पात्रों का लक्षण बताते हुए भरत मुनि कहते हैं, विविध शास्त्रों के ज्ञाता, गंभीर उदार प्रकृति वाले, स्थिर चरित्र वाले, त्यागी, गुणज्ञ उत्तम प्रकृति वाले पात्र कहलाते हैं। मध्यम प्रकृति वाले पात्र लोक व्यवहार में चतुर, शिल्प शास्त्र के ज्ञाता, विज्ञान व मधुरता से युक्त होते हैं, विद्वान व मधुरता से युक्त होते हैं। अधम प्रकृति के पात्र चुगलखोर, पाप कर्म में लिप्त रहने वाले, पर संपत्ति पर नजर रखने वाले अधम प्रकृति के पात्र होते हैं। आचरण की दृष्टि से भरत मुनि ने नारी पात्रों के भी 3 भेद किए हैं। उत्तम प्रकृति की स्त्रियों में चपलता, मधुर भाषण, बड़ों का आदर, सज्जनता, विनय, रूप सौंदर्य, आकर्षण शक्ति, गंभीर, शौर्य आदि गुण होने चाहिए। मध्यम प्रकृति की स्त्रियों उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें कतिपय दोष भी होते हैं। अधम प्रकृति की नायिका पुरुषों की कोटि के समान ही होती है। नाटक का प्रधान पात्र नेता कहलाता है और नायक कहलाता है। नायक को विनयी, त्यागी, दक्ष होना चाहिए, प्रियवादी होना चाहिए, प्रकृति मार्गी, पवित्र, वाणी निपुण, उच्च वंशोत्पन्न, स्थिर व स्वभाव वाला व युवा होना चाहिए। उसमें शौर्य, दृढ़ता, शाश्वत ज्ञाता, धार्मिकता आदि के गुण पूर्ण रूप से होने चाहिए। नायक 4 प्रकार के बताए गए हैं: धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदात्त। धीरोदात्त नायक सर्वश्रेष्ठ स्वीकार्योक्त नायक है। इसमें पात्र 8 प्रकार के पुरुषोचित गुणों की सिद्धि स्वीकार की गई है, जो इस प्रकार हैं: शोभा, विलास, माधुर्य, तेजस्व, लालित्य, धैर्य, गांधीर्य, औदार्य। नायक के समान नायिका भी दूसरी प्रमुख पात्र होती है। नायिका का विस्तृत विवेचन काव्य शास्त्र में किया गया है, जिसका कई प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। अब जो है अगला जो तत्व है महत्वपूर्ण, वो आता है कथावस्तु। कथावस्तु नाटक के स्थूल कथानक को ही कथावस्तु कहते हैं और इसका विस्तार क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें लोक की अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है। 10 रूपकार के सूत्र रूप में कहा गया है कि कथावस्तु अपना प्रमुख स्थान रखती है नाटक में। नाटक की अवस्थाएं सुखात्मक और दुखात्मक 2 रूपों में प्रचलित हैं। नाटक में दोनों के चित्रण में को महत्व प्रदान किया गया है। नाट्यशास्त्र में कथानक के प्रमुख भेदों की चर्चा की गई है। तो नाटक के जो प्रमुख कथावस्तु के जो प्रमुख भेद होते हैं वो 3 होते हैं। पहले तो दो भेदों में उसे बांटा जाता है। एक तो आधिकारिक कथावस्तु, अर्थात जो मुख्य कथावस्तु होती है और जिसका स्वामित्व होता है, तो आधिकारिक कथावस्तु कही जाती है। अतः नाम से ही जैसा वर्णित किया गया है कि प्रारंभ से लेकर और अंत तक एक ही कथावस्तु चलती है। दूसरी कथावस्तु है प्रासंगिक कथावस्तु। प्रासंगिक कथावस्तु इसे अनुषांगिक कथावस्तु भी कहते हैं, जो आधिकारिक कथावस्तु की सहकर्मिका होती है। इसमें पताका या प्रक्रिया भेद स्वीकार किए गए हैं। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं: प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। ये नाटक की मनोदशा को अभिव्यक्त करती हैं। इसी प्रकार नाटक में 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं, जो नाटक के प्रयोजन, लक्ष्य, फल तथा गतिविधि की सूचक होती हैं। ये होती हैं बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया
और कार्य। कथा वस्तु के संबंध में नाट्य संधियों की भी समीक्षा की गई है। धनंजय के अनुसार कथा वस्तु के अंगों को उभारने की स्थिति को संधि कहते हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं: प्रतिमुख संधि, मुख संधि, गर्भ, विमर्श और निर्वहन संधि। कथोपकथन के अनुसार कथा वस्तु को भी 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है: श्राव्य, अश्राव्य और नियत श्राव्य। इसके अतिरिक्त आकाश श्राव्य कथा वस्तु की भी कतिपय विद्वान भेद करते हैं। विद्वानों ने भेद किया है। कुछ विद्वानों ने इसके 3 भेद और किए हैं: प्रसिद्ध, उत्पाद्य और मिश्र। दशरूपकार ने स्थूल रूप से कथा वस्तु के 2 भेद किए हैं: सूचक और दृश्य। उन्होंने सूचक कथा वस्तु के 5 भेद किए हैं: विष्कंभक, प्रवेशक, दूतिका, अंग कार्य और अवतार। इस तरह से देखा आपने कि कथा वस्तु भी एक महत्वपूर्ण अंग है। और अब दूसरा है नाट्य या अभिनय। क्योंकि नाटक जो है अभिनय पर ही आधारित रहता है, तो ये भी इसका महत्वपूर्ण भेद है। दृश्य काव्य होने के कारण नाटक की सफलता मंच पे प्रस्तुतिकरण में है। अभिनय का शाब्दिक अर्थ है सम्मुख ले जाना। अभिनय के अनुसार द्वारा ही कोई भी नाट्य लेखक अपने अभिप्रेत को दर्शकों के सामने, पात्रों के द्वारा पाठकों के सामने ले जाता है। काव्यशास्त्र में अभिनय को 4 प्रकार का माना गया है: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक अभिनय शरीर की चेष्टाओं पर आधारित होता है। वाचिक वाणी के द्वारा अभिनयात्मक प्रस्तुति की जाती है। आहार्य का तात्पर्य वेशभूषा और साज सज्जा से है। और सात्विक अभिनय तत्व भाव रस के आश्रित होकर अभिव्यक्त रूप से निहित होता है, जिसका संबंध भाव प्रस्तुति से माना गया है। ये अभिनय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। इसका संबंध भाव प्रस्तुति से है। और अंत में रस तत्व, नाटक का प्राणभूत तत्व रस है। अभिनय या वृत्ति के द्वारा इसे प्रकट किया जाता है। दर्शक या श्रोता को आह्लादित करना, उनके भावों को प्रभावित करना नाट्यकार का उद्देश्य रहता है। अतः रस की अभिव्यक्ति नाटक में अत्यंत आवश्यक है। सो थैंक यू स्टूडेंट। और अगले वीडियो में हम नाटक के पाश्चात्य तत्वों की चर्चा करेंगे।